सब्जी बेचने वाली देवरानी। बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है। मंदिर से घर आने तक ऐसा लग रहा था कि भट्टी में बदन जल रहा है। ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। अब तो इस गर्मी में सिर्फ इस मटके का पानी का ही सहारा है। सुनीता बहू और मुन्ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ जी, गर्मी की वजह से मुन्ने के शरीर पर दाने आ गए हैं, इसीलिए भाभी मुन्ने को डॉक्टर के पास लेकर गई हैं। इसमें सारी गलती तो हम लोगों की है। इस टूटे हुए मकान में न तो गर्मी में चैन है, न बारिश ठंड में। न जाने भगवान कब हम एक ढंग का घर देगा। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, हम जल्द ही अपने लिए नए और अच्छे घर में जाएंगे। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, बस हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गंगा का परिवार बहुत गरीब होता है। गरीबी की वजह से ही गंगा और उसके पूरे ससुराल वालों को टूटे हुए मकान में रहना पड़ता है, जिस वजह से पूरे परिवार को काफी परेशानी होती है। गंगा का पति श्याम बर्फ के गोले का ठेला लगाया करता था और सुनीता का पति भजन पूरे गांव में घर घर जाकर दूध बेचा करता था, जिससे उनकी सिर्फ इतनी ही कमाई हो पाती थी कि वो सब 2 वक्त की रोटी खा सकें। इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने घर की छत ठीक करा सके। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सारा परिवार उस टूटे हुए घर में ही रहता है। अरे क्या बात है, आज तो सब्जी बड़ी ही अच्छी बनी है। इसमें कोई नए मसाले डाले हैं क्या? ये नए मसालों का नहीं, बल्कि गंगा की उगाई हुई ताजी सब्जियों का कमाल है। गंगा की वजह से हमें बाहर से सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती है और हम अब ताजी सब्जियां खा पाते हैं। गंगा बहू, तेरी सब्जी उगाने की तरकीब से हम सब लोग बाजार में मिलने वाली मिलावटी सब्जियों को खाने से बच जाते हैं और हमें ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां खाने को मिलती हैं। गंगा अपने घर के आंगन में सब्जियों की खेती किया करती थी, जिस वजह से पूरे परिवार को हमेशा अच्छी ताजी सब्जी खाने को ही मिलती थी। गर्मी का मौसम खत्म होने लगा था और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश के मौसम के शुरू होते ही गंगा के परिवार पर मानो जैसे पहाड़ सा टूट पड़ता है, क्योंकि टूटी हुई छत से बारिश के पानी के टपकने से पूरे घर में पानी भर जाता है। सुनीता, गंगा, जल्दी से ये बर्तन रख दो। देखो घर में चारों तरफ कैसे पानी पानी हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाहर का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर में बाढ़ जरूर आ जाएगी। माँ जी, देखिए ना, मुन्ना कैसे रो रहा है। अब मैं मुन्ने को संभालूं या घर में जगह जगह बर्तन रखती फिरूं? भाभी, आप मुन्ने को संभालिए, मैं माँ जी के साथ बर्तनों को रखती हूँ। बारिश में रात भर सारा परिवार पानी को घर से बाहर निकालने में लगा हुआ रहता है। जैसे तैसे बारिश रुकती है और पानी कम होता है, जिसके बाद गीली जमीन पर ही सारा परिवार सोता है। गीले की वजह से परेशानी होती है, किसी को नींद भी नहीं आ रही थी। ये सब देखकर गंगा को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। कुछ ही महीनों में ठंड का मौसम भी शुरू हो जाएगा। ठंड के मौसम में तो हम सब की हालत और खराब हो जाएगी और मुन्ना तो बहुत ही छोटा है, उसका क्या होगा। इनकी और जीत जी की कमाई भी इतनी कम पड़ती है। हमें जल्द से जल्द घर लेना होगा, लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे घर के 4 पैसे ज्यादा आ सकें और उन पैसों को जोड़कर हम एक अच्छा सा घर ले सकें। गंगा रात भर इसी सोच में रहती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ साथ गंगा को पैसे कमाने की एक तरकीब सोचती है, जिसके बारे में वो अपने परिवार वालों को बताती है। माँ जी, मैंने पैसे कमाने के लिए एक नई तरकीब सोची है। क्यों ना आंगन में जो मैं सब्जी उगाती हूँ उन सब्जियों को ले जाकर मैं मंडी में बेचूं। ये सारी सब्जी हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। कई बार तो सब्जियां सड़ भी जाती हैं, इसीलिए सब्जियों की ज़्यादा बर्बादी ना हो तो सब्जियों को मैं ले जाकर मंडी में बेच दूंगी। इससे 4 पैसे भी घर में आ जाएंगे और उन पैसों को जोड़कर हम लोग एक अच्छा और नया घर ले लेंगे, जिससे हमें गर्मी, बरसात और ठंड का सामना न करना पड़े। गंगा, तूने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तू बाहर सब्जियां बेचेंगी तो घर के काम कौन करेगा। इस उम्र में तो मुझसे अब कोई भी काम नहीं हो पाता। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, घर के काम मैं संभाल लूंगी। अगर गंगा हम सबके लिए इतना कर रही है तो मैं मुन्ने को संभालने के साथ साथ घर के काम नहीं कर सकती हूँ क्या? गंगा को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, जिसके बाद गंगा अगले दिन ही एक ठेला लेकर उसमें अपने आंगन की उगाई हुई ताजी ताजी सब्जियों को रखकर बेचने के लिए निकल जाती है।
बारिश का मौसम होता है, इसीलिए बारिश होने लगती है, लेकिन गंगा फिर भी हार नहीं मानती। बारिश के पानी से सब्जियों को बचाने के लिए गंगा अपने ठेले पर एक तिरपाल डाल लेती है और खुद बारिश में भीगती हुई सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है। मंडी में बहुत सारी सब्जी वाले होते हैं, जिस वजह से गंगा को सब्जी बेचने में काफ़ी परेशानी होती है। शुरुआत के दिन तो गंगा से 2-4 लोग ही सब्जी खरीदते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब ज़्यादातर लोग गंगा से ही सब्जियां खरीदते हैं, क्योंकि पूरी मंडी में एक गंगा ही थी जो बिना दवाई मिलाए ताज़ी सब्जियां बेचा करती थी। गंगा बहन, तुम्हारी सब्जी तो सच में बहुत ही अच्छी होती है। जब से मैंने तुम्हारे यहाँ से सब्जियां लेना शुरू किया है, तब से ही मेरा पूरा परिवार बिल्कुल ठीक रहता है। वरना जब भी मैं इन लोगों से सब्जी लेता था, तो सब्जी में दवाई मिलने की वजह से मेरा परिवार हर चौथे दिन बीमार पड़ जाया करता था। गंगा बहन, सच में जब से तुम आई हो तब से हमें ताजी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। जब से गंगा मंडी में सब्जी बेचने के लिए आई थी, तब से ही दूसरे सब्जी वालों का धंधा चौपट हो रहा था। कोई भी दूसरे सब्जी वालों से सब्जी ही नहीं खरीद रहा था, जिस वजह से सब सब्जी बेचने वाले लोग गंगा से जलने लगते हैं। देख रहे हो शंकर भाई साहब, जब से ये गंगा यहाँ पर आई है, तब से हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें अपना सब्जी का ठेला बंद करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो हरि प्रसाद, अब हमें ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हरिपाल और शंकर गंगा के पास जाते हैं और उसे मंडी में सब्जी बेचने से मना करके धमकी देने लगते हैं। गंगा, अगर तुम चाहती हो कि तुम सही सलामत रहो तो कल से इस मंडी में दिख मत जाना। जब से तुम आई हो तब से हमारा धंधा चौपट हो गया है। अगर कल से तू हमें मंडी में दिखी तो तेरी ठेले के साथ साथ तुझे भी तोड़ देंगे। तुम लोगों की धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर इतनी परेशानी है तो क्यों अपनी सब्जियों में दवाई मिलाकर बेचा करते हो? अपनी धमकियों को अपने पास ही रखो, समझे? लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाली। हरि प्रसाद अपने हाथ में लिए हुए लठ से गंगा को मारने ही वाला होता है कि तभी गंगा अपने पास रखे हुए लठ को उठाती है और हरि प्रसाद को मारने लगती है। अगर आइंदा मेरी सब्जी के ठेले के आसपास भी दिखे ना, तो इस बार तो मैंने हाथ पैर तोड़े हैं, अगली बार मैं नहीं, पुलिस तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेगी, समझे? गंगा हरि प्रसाद और शंकर से बिल्कुल भी नहीं डरती है, डट कर उनका सामना करती है। साल भर की मेहनत के बाद गंगा के पास इतने पैसे जुड़ जाते हैं जिससे वो एक नया घर ले सके। गंगा उन जमा किए हुए पैसों को लेकर जाती है और अपने परिवार के लिए एक बहुत प्यारा घर लेती है। जब सारा परिवार उस घर में आता है तो अपने नए घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश और भावुक सभी हो जाते हैं। बहू, आज तेरी साल भर की कड़ी मेहनत के बाद हमें अपना ये नया घर मिल पाया है। अगर तू ये सब न करती तो आज भी हम उस टूटे हुए घर में ही रह रहे होते। हाँ गंगा, कोई भी बहू अपनी ससुराल वालों के लिए इतना नहीं करती जितना तुमने किया है। ये आप सब लोग कैसी बातें कर रही हैं? आप लोग मेरा परिवार हैं। मैं आप सबके लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? गंगा की बात सुनकर सारे परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब गंगा और उसका सारा परिवार खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगते हैं। साहिल, समीर, हमारे शहर के नजदीक है ये गांव। चलो आज गेड़ी मारने चलते हैं। हाँ चल, वैसे भी कब से हम गांव में नहीं गए। वहाँ खेत खलियान है, गाय भैंस गोबर है और लड़कियां। जब देखो तुझसे तो यही वाली बातें करवा लो, है ना? लड़कियों के अलावा ढक्कन तुझे कुछ दिखता ही नहीं है क्या? दिखता है ना मुझे, तुम दोनों दिखते हो। तभी तीनों एक ही बाइक पर बैठकर गांव की ओर जाते हैं, जहां एक छोटे से गाय को रोटी खिलाते हुए आरती दिखती है। उसे देखकर ऋत्विक की नजर उससे हटती नहीं है और वो कहता है, समीर रुक रुक रुक, बाइक रोक। एक काम कर, मुझे उतार दे। अबे इतनी जल्दी तेरा कुछ नहीं हो सकता। वो अपने दोस्तों की बात नहीं सुनता और बिना पलके झपकाए आरती को देखता ही रहता है। उसके बाद आरती मंदिर की ओर जाती है, जहां वो आरती करती है। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी न रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हाय, लड़की कितनी सुंदर है यार। इसकी आवाज से तो मुझे प्यार हो गया है। कितनी अच्छी है और संस्कारी भी है। इसको देखकर मेरा दिल सच में धक धक कर रहा है, वो भी जोर से। हाँ,
ऋत्विक, वो जरा ध्यान से यार, कहीं तेरा दिल निकलकर बाहर ना आ जाए। क्योंकि उसके बाद परेशान तो हम ही होंगे ना। कुछ भी मतलब तुम लोग कहीं भी स्टार्ट हो जाते हो, है ना यार। लिटरली आई एम सीरियस। अच्छा ऐसा का? तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं, ठीक है? मैं जा रहा हूं उससे दोस्ती करने। ये सुनकर उसके दोस्त घर चले जाते हैं। वहीं ऋत्विक आरती का पीछा करता है। वो 2 दिन बाद दोबारा आता है, जहां वो आरती को छुप छुप कर देखता है। मौसम बिगड़ता है और तेज बारिश होने लगती है। अरे यार, बारिश होने लगी। इसी के पास की झोपड़ी में चला जाता हूँ, है ना? ये सही रहेगा मेरे ख्याल से। ऐसा कहकर ऋत्विक उसी झोपड़ी में चला जाता है। फिर उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वह आरती पर गिरता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। आप तो वही है ना जो कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं। आप यहाँ भी आ गए। आप क्या समझते हैं कि मैं समझती नहीं हूँ आपकी हरकतें? आप एक्चुअली मुझे गलत समझ रही हैं। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये आपका ही घर है। मैं तो बस बारिश से बचने के लिए बस यहाँ पर आ गया और फिर मेरा पैर फिसल गया। सॉरी। कोई बात नहीं, उठ जाइए। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तभी दोनों उठ जाते हैं और आग से हाथ तापते हैं, जहाँ ऋत्विक बहुत ठिठुर जाता है। आप तो बड़े कांप रहे हो। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ऐसा कहकर दोनों चाय पीते हैं तो उनकी बातचीत होती है, जिससे पता चलता है कि आरती अकेले रहती है, उसका कोई भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से रोज बात करने लगते हैं, जिसके बाद ऋत्विक उसे अपना प्यार बयां कर देता है। आरती एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी, इसलिए वो जरा भी देरी न कर उससे शादी करके अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी माँ माया का दूर दूर तक पूजा पाठ से कोई वास्ता नहीं था। वो एक मॉडर्न सास थी जो वेस्टर्न कपड़े पहनती थी, किटी पार्टी, कैसीनो में जाकर जुआ खेला करती थी। उसके लिए ये सब आम बात थी। पर क्या होगा जब बहू को अपनी सास की ये सारी बात पता चलेगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऋत्विक जैसे ही आरती को अपने साथ लाता है तो उसे देखकर माया कहती है, ऋत्विक, माय सन, हु दैट गर्ल? ये लड़की कौन है? आपकी बहू है माँ। आप तो समझोगी नहीं, क्योंकि हमेशा से आप अपने किटी पार्टी, कैसीनो, इन सब में बिजी रही हो, है ना? इसलिए मैं संस्कारी बहू लेकर आया हूँ जो मेरा ख्याल रखे, मेरे लिए खाना बनाए। आपका क्या है ना? आपसे खाना मांगो तो आप बाहर से खाना ऑर्डर करके दे देते हो। ये नहीं कि अपने हाथ से खाना खिलाए। आपको पता भी है आपके बनाए खाने के लिए कितना तरसता हूँ मैं। ओ जो शट अप बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कैसी देहाती बहू लेकर आए हो संस्कारी के नाम पर? अरे ये तो मेरी तरह कपड़े भी नहीं पहनती। तुम जानते हो ना हमारा स्टेटस क्या है? आपका जो भी स्टेटस है मैं नहीं जानता, ठीक है? ठीक है, मैंने तुम्हारी संस्कारी बीवी को एक्सेप्ट कर लिया। अब तुमने अपनी मनमानी कर ली तो जाओ। ऐसे कैसे माँ जी? आप मेरा गृह प्रवेश तो कीजिए। मैं कैसे जाऊंगी? कम से कम माँ इतना तो कर दो। ठीक है करती हूँ। कमर तुड़वाओगे तुम दोनों मेरी झुकवा कर। संस्कारी बहू के कहने पर मॉडर्न सास उसका गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वो घर में आती है। अगले दिन संस्कारी बहू सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करती है, तो वहीं माया नाच कर रील बना रही होती है। हाँ, ये वाला गाना सही रहेगा। नशा चढ़ा जो शरीफी का, उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। तभी आरती कमरे में नाश्ता लेकर आती है और कहती है, माँ जी आप यहाँ नाच रही हैं और मैं आपको नाश्ते के लिए बुला रही हूँ। चलिए, मैंने प्याज के पकौड़े बनाए हैं पुदीना चटनी के साथ। व्हाट? पकोड़े? उप्स, सुबह सुबह ऑयली खाना कौन खाता है? अरे मेरे लिए जूस सैंडविच सैलेड लेकर आओ। मैं मेंटेन कैसे रहूंगी? खुद तो देहाती हो, तो ये सब तुम ही खाओ। ओके माँ जी। तभी आरती और ऋत्विक एक साथ खाना खाते हैं और वहीं दूसरी ओर माया जूस और सैलेड लेती है। कुछ देर बाद माया ढेर सारा मेकअप करके वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आरती को कहती है, वेल, आज मैं बहुत गॉर्जियस लग रही हूँ। देखो वहाँ, मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ।
रात को आने में लेट हो जाएगा। तुम चल रही हो मेरे साथ? नहीं माँ जी, शाम को पड़ोसन के घर कीर्तन है, मैं वही जाऊंगी। आप भी मेरे साथ चलिए। इस उम्र में आप ऐसी जगह क्यों जा रही हैं? ये सब आपके लिए ठीक नहीं है और हील पहनकर आपकी एड़ी में दर्द हो जाएगा। ये सब मॉडर्न रहने के पैतरे आप छोड़ क्यों नहीं देती है? वैसे भी ऐसे कपड़ों में आप सांस कैसे लेती है? साड़ी तो बहुत आरामदायक होती है। ये 6 मीटर की साड़ी कहाँ से आरामदायक है? जरा मेरे कपड़े देखो, कंफर्टेबल और शॉर्ट है, गर्मी भी नहीं लगती। और हाँ, तुम्हें जैसा रहना है वैसे रहो, मुझे मत परेशान करो। अपना ज्ञान अपने पास रखो। ये कहकर माया अपनी किटी पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर वो जुआ खेल कर पैसे बर्बाद कर देती है और ड्रिंक करके डांस करती है। रात के 12 बज जाते हैं। ऋत्विक और आरती माया का इंतजार कर रहे थे। तभी माया लड़खड़ा कर हंसते हुए आती है और ऋत्विक कहता है, आप इतनी लेट क्यों आ रही हो माँ? हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। चलिए आ जाइए, खाना खा लीजिए अभी, है ना? 1 मिनट, ये क्या, आपने ड्रिंक की है? हाँ बेटा, ड्रिंक की है, खाना भी फ्रेंड्स के साथ खा लिया। तुम खा लो। अरे अरे माँ जी, आप गिर जाएंगी। ऋत्विक, मैं माँ जी को कमरे में छोड़कर आती हूँ। अगले दिन मोहल्ले की औरतें माया से आकर कहती है, क्या बात है माया, तू तो बिल्कुल मॉडल है और बहू कितनी संस्कारी लेकर आई है। पता है, कल मेरे घर पर सारे भजन इसने गाए हैं। वही तो, और ये इतनी उम्र में ऐसे कपड़े पहनती है, डिस्को जाती है। अरे पर ये सब शोभा नहीं देता, पूजा पाठ करने लग जा, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम खुद तो आंटी बनकर रहती हो, कम से कम मेरा कोई क्लास तो है। मुझसे बोलना ही बेकार है, तुम ही पूजा पाठ करो, मैं ऐसे ही खुश हूँ। कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा। अपनी बहू को शगुन दे दियो। अरे बहू आ गई, ये ले बहू, तेरा शगुन हम दोनों की तरफ से। शुक्रिया आंटी जी। वक्त गुजरता है, माया अपनी हरकत करना नहीं छोड़ती। एक दिन नशे का ज्यादा सेवन करने से वो बेहोश हो जाती है। आरती तुरंत अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, माताजी, इस उम्र में आपने एक कैसी हालत बना ली अपनी। ज्यादा अल्कोहल लेने से आपके लंग्स डैमेज हो गए हैं, इसलिए आप सांस लेने के चक्कर में बेहोश हो गई और आपकी एड़ी में स्वेलिंग भी है क्योंकि आप हील पहनती हैं। मेरी मानिए, अगर आपको ठीक होना है ना, तो अपना ऐसा आचरण छोड़ दीजिए। नॉर्मल चप्पल पहनिए, ज्यादा घूमिए फिरिए मत, मन को शांत रखिए, खुले कपड़े पहनिए जैसे गाउन वगैरह। डॉक्टर साहब, मैं आपकी सारी बात समझ गई। आपने जो बोला है अब मैं वैसे ही रहूंगी। माँ जी, अगर आप मेरी ये सब बातें पहले मान लेती तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। संस्कार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि वो हमारे जीवन में हमारी अच्छाई के लिए भी होते हैं, जो हमें स्वस्थ रखते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरी बात नहीं सुनी और तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब से मैं तेरी तरह साड़ी पहनूंगी। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह एक मॉडर्न सास अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल को छोड़कर बहू की तरह संस्कारी चीजों को अपनाती है और साड़ी पहनकर उसके साथ मंदिर जाती है, भजन कीर्तन में व्यस्त रहती है। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।